बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। MTH 401 लेक्चर नंबर 10 आज हमने डिस्कस करना है। MTH 401 की सीरीज़ शुरू की हुई है। लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ जो हैं उनके साथ, और जिसको ज़रूरत हो उसको ज़रूर चैनल का बताएं, लिंक भी उसको सेंड करें। उसके अलावा MTH 404 एंड 501 उसके लेक्चर्स जो हैं वो भी मैंने पूरी सीरीज़ अपलोड की हुई हैं। मिड तक का जो सिलेबस होगा वो आप काइंडली मोबाइल फ़ोन से वॉच कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए हैंड रिटन, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसके ऊपर आप क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ से आप ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई इशू हो तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 10 शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 10 में एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आज हमने पढ़ना है। तो उसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले जो हमारे पास है वो मॉडलिंग है। मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ सम रियल वर्ल्ड फिनोमेना। मतलब कोई भी फिनोमेना जो रियल वर्ल्ड है, उसकी जो रियल फिनोमेना है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्रिएट करना है ना, उसको हम मॉडलिंग कहते हैं। अब वो एप्लीकेशंस क्या हैं जी? सबसे पहले ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है, फिर है पॉपुलेशन डायनामिक्स है, फिर थर्ड पे रेडियो एक्टिव डिके है, फोर्थ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, और फिफ्थ पे हमारे पास कार्बन डेटिंग है, और 5 पे केमिकल रिएक्शंस है। ऑर्थोगोनल जी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ट्रेजेक्टरी होती क्या है, क्या पाथ होता है। ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ से आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया तो वो पार्टिकल कुछ यूं करके मूव करता है। ठीक हो गया। अब ये जो मूव किया है इसका जो पाथ बना है, ये कर्व सा, इसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। 501 जो इससे नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको आपने, उसमें आप ट्रेजेक्टरी के बारे में 404 में आप ट्रेजेक्टरी के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। ट्रेजेक्टरी की हाइट, मैक्सिमम हाइट, उसकी लेंथ कितनी होती है, एंगल, किस एंगल से थ्रो करें तो ट्रेजेक्टरी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, वो आप 404 में पढ़ेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में देर आर टू टाइप्स ऑफ solution of first order linear differential equation. First, particular solution where f of x y is equal to 0, तो हमारे पास कितनी कर्व आएगी? 1 आएंगी। जनरल सोल्यूशन वेयर एफ एक्स वाई एंड सी इज एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जनरल सोल्यूशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व विद वन पैरामीटर सी। नोट सी की वैल्यू तब्दील करने से मुख्तलिफ ग्राफ मिलेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन है ना, इसमें हमारे पास जो ग्राफ होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। मतलब कि वो जैसे जैसे आप उसकी सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपके पास ग्राफ में वैल्यूज़ भी मुख्तलिफ आती जाएंगी और आपके पास जो कर्व्स आएंगी वो भी मुख्तलिफ आएंगे। नोट, एक और नोट है, कहता है इफ़ वी आर गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व वी कैन फाइंड इट्स एसोसिएटिव डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ज़रा चलते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल है छोटी सी, उसको देखते हैं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द फैमिली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। सोल्यूशन है हमारे पास। फर्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा? 2x, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y। विद रिस्पेक्ट टू आप x ले रहे हो, तो जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे डेरिवेटिव, तो ये आपके पास 2y
डी वाई का डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा और साथ में सी एज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि डी एक्स ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिनल इक्वेशन। अब ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स। ये वैल्यू हमने सी की जगह पर पुट कर दी जो हमारे पास इक्वेशन 1 है। ये वाली इक्वेशन 1 में हमने सी की जगह पर वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे करना कि आपने एक्स वाली जो टर्म्स होंगी उनको एक साइड पे ले जाएं और डी वाई ओवर डी एक्स और उसके साथ जो टर्म है उसको एक साइड पे ले आए। मतलब आपने इन शॉर्ट डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप 2x को दूसरी तरफ लेकर गए तो वो माइनस का हो गया। ठीक है, तो आपके पास आ गया 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स। और इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2xy। यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है हुज फैमिलीज ऑफ कर्व गिवन, जो कि हमारे पास कर्व गिवन थी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये वाली निकल आई। आगे आ जाता ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व, टू कर्व्स C1 and C2 are orthogonal if tangent lines to curve at intersection are perpendicular, that is m1 is equal to minus 1 over m2 और their slope equal to the negative inverse। अच्छा, ये परपेंडिकुलर और their slope equal to the negative inverse। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास जो स्लोप होती है वो होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1। वो कह रहा है नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप m1 की वैल्यू फाइंड आउट करते तो ऑब्वियसली ये m2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 ओवर m2। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कहता है कि जी व्हेन ऑल कर्व ऑफ अ फैमिली g x1 x2 एंड c1 is equal to 0 perpendicularly intersect all curve of an other family h x1 y x y and c2 is equal to 0, then each curve of the family is said to be a orthogonal trajectory of the other। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल में वो हमें y इज इक्वल टू एम एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दे देता है। अब उसने हमें दो फैमिलीज दे दी हैं, दो कर्व्स दे दी हैं और उसकी फैमिलीज के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज अ फैमिली ऑफ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, ये वाली। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल, व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ सी वी गेट अ न्यू सर्कल। जब हम सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास एक नया सर्कल बनता जाएगा। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब असल काम शुरू हुआ, पहले थ्योरी थी। कंसीडर फैमिली ऑफ कर्व एंड फाइंड इट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन राइट डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। मतलब एक्स एंड वाई को की वैल्यूज को अलग लिखना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसको एक्सप्लिसिट कर देना। ठीक है, मतलब एक्स वालों को एक साइड पे कर लें और वाई वालों को एक साइड पे कर लें। राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एफ ऑफ एक्स वाई। अच्छा, ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर अगर हम m1 लिख दे तो ये ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा ना -1 ओवर m2। तो ये यहाँ पे यही किया हुआ है। सॉल्व द न्यू इक्वेशन, फिर न्यू इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, आगे एग्जांपल आ जाते हैं, कहते हैं फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल दिस। सबसे पहले क्या करना था, हमने डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की तो हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्थोगोनल वैल्यूज़ के हिसाब से पुट करना है। मतलब के जैसे ऊपर मैंने फॉर्मूले में बताया हुआ था आपको
कि m1 इज इक्वल टू -1/m2, ऐसा ही कुछ लिखा था ना। ठीक है, तो यही हमने किया कि हमारे पास ये जो वैल्यू है dy/dx इज इक्वल टू -x/y, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास f(x) की निकली है ना। dy/dx जो है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी फाइंड आउट की, f(x) की। ठीक है ना, तो f(x) की जगह पर हमने -x/y की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन आ गई dy/dx इज इक्वल टू y/x। As we can see, each is a separable form as well as linear। ये सेपरेबल फॉर्म भी है और लीनियर भी है। सेपरेबल फॉर्म के लिए आपने अगर लेक्चर नहीं देखे 1, 2, 3 तो उनको ज़रूर देखें, उसमें सेपरेबल वेरिएबल के बारे में डिस्कशन हुई है ब्रीफली। अच्छा जी, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब कि y वालों को एक साइड पे कर दो dy के साथ और x वालों को dx के साथ कर दो, और उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। जब आपने इंटीग्रेशन की तो आपके पास इंटीग्रेशन आ गई 1/y dy की इंटीग्रेशन ln y आती है और 1/x dx की इंटीग्रेशन ln x आती है प्लस c। ओके, c को हम कंसिडर कर लेते हैं ln m के इक्वल। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास यहाँ पर c की जगह पर हम रख देते हैं ln m। ठीक हो गया, जब हमने ln m रखा तो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब दो लॉग ऐड हो रहे होते हैं तो हम सिंगल लॉग लिख के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी वैल्यूज़ को। तो हमने ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू mx आ गया, विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। आगे आ जाता है जी पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री आफ्टर 10 ईयर पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, कहता है पॉपुलेशन डायनामिक मॉडल इज एक्सपोनेंशियल मॉडल। एजम्पशन हम इसमें क्या करते हैं, एजम्पशन हम ये करते हैं कि जी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन POP पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। मतलब कि जो 10 साल पहले 10 साल बाद आबादी आएगी वो आज की आबादी के लिहाज से आएगी। इफ़ P of t मेजर पॉपुलेशन एट एनी टाइम t, then because of above assumption we can write dp/dt is equal to kp। k जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और p जो है वो हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, तो dp/dt इज इक्वल टू kp हो गया। अब हम इसको सेपरेबल फॉर्म से फाइंड आउट करते हैं। सेपरेबल फॉर्म किया मतलब dp और p वालों को एक साइड पे कर लिया और dt को एक साइड पे कर लिया, तो आपके पास उसके बाद हमने सेपरेबल के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आ गया ln p इज इक्वल टू k ऑफ t प्लस c। अब हमने इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई किया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई वाला फंक्शन होता है। जब ई वाला फंक्शन अप्लाई किया तो लॉग जो है वो ई के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास p इज इक्वल टू आ गया e की पावर के टी प्लस सी। ठीक है, के टी प्लस सी, इट्स मीन कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ये देखे ना, ये अगले स्टेप पे आपको, अगले स्टेप पे मैंने ये लिखा भी हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है p इज इक्वल टू ई के टी प्लस ई सी। मतलब जब बेसिस जो हैं वो सेम हो जाएं तो हम पावर्स को ऐड अप कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो यहाँ पर यही किया और e की पावर c को मैंने एक कांस्टेंट का नाम दे दिया जिसको मैंने c कहा हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन जो आई वो आई p इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी। इफ p नॉट इज इनिशियल पॉपुलेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 देन p ऑफ t इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी, और पी टी की जगह पर क्या आएगा, p ऑफ 0 आएगा ना। तो p ऑफ 0 किसके इक्वल है, p नॉट के इक्वल है। ये कुछ ऐसे हुआ, इसको मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखो, ये p ऑफ t है, t हमारे पास कितना है, 0 है। तो हम कहते हैं जी p ऑफ 0 जो है वो हमारे पास इक्वल है जनाब p नॉट के। ठीक है, p नॉट के इक्वल है। ओके हो गया। p ऑफ 0 की जगह पर हमने p नॉट लिख दिया, तो p नॉट लिखा तो हमारे पास ये k ऑफ t की वैल्यू के टी की वैल्यू में से t की जगह पर भी हमने 0 लिखना, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पे 0 लिखेंगे।
तो जब टी की जगह पर जीरो लिखेंगे तो पावर जीरो हो जाएगी, तो किसी भी चीज़ की पावर जो है जीरो, ई की पावर जीरो जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के आता है। तो पी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास सी आ जाएगा। तो ये सी की वैल्यू जो है ये हमने असल इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास पी ऑफ टी इज इक्वल टू आ गया पी नॉट ई की पावर के टी। अब ज़रा यहाँ से थोड़ा सा और समझने वाला है। वो कहता है अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो ग्रोथ होगी, और अगर k की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो डिके होगा। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल है हमारे पास, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस एमसीक्यूज के लिहाज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्पल इसकी काफ़ी लेंथी है और समझने वाली होती है। The population of a certain community is known to increase at a rate proportional to the number of people present at any time. The population has doubled in 5 years. वो कहता है कि एक कम्युनिटी है, उसके अंदर जितनी पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन की जो वैल्यू है वो 5 साल बाद डबल हो जाती है। लेट्स सी अगर वो 100 हैं तो वो 200 हो जाएंगे 5 साल बाद। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रिपल। अब वो कहता है कि जी अगर वो डबल हो जाते हैं तो वो ट्रिपल होने में कितना टाइम लेंगे, मतलब इनिशियल वैल्यू का ट्रिपल होने में। ठीक है, इफ इट इज नॉन दैट द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी इज 10,000 आफ्टर 10 ईयर, व्हाट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 30 ईयर्स। एक तो हमने इनिशियल पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, अगर हमारे पास कम्युनिटी की वैल्यू जो है वो 10,000 होती है, और अगर वो 5 साल बाद डबल हो जाती है तो हमने उसको 30 ईयर बाद कितनी पॉपुलेशन होगी वो भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है जी, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के पी। ठीक है, पॉपुलेशन के लिए तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है हमारे पास जी, पी नॉट। पी नॉट क्या हमारे पास, वो कह रहा है कि डबल हो जाए, अगर तो वो डबल होती है मतलब 2 हो जाती है, कितने टाइम में, 5 ईयर में। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन हमने ड्राइव ऊपर की है अभी, पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर के ऑफ टी, उसमें हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पॉपुलेशन 5 ईयर में पॉपुलेशन ग्रोथ इज डबल इन 5 ईयर, तो P5 जो है वो हमारे पास 2P0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P0 जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो वो डबल हो जाएगी ना 5 ईयर में। इस चीज़ को ज़रा समझें कि ये हमारे पास 5 ईयर है। ठीक है, P ऑफ 5 है, ये F नहीं है, P है। ठीक है ना, तो वो कह रहा था कि जी P ऑफ 5 से मुराद ये है कि 5 ईयर में पॉपुलेशन जो है वो आपकी कितनी हो रही है, डबल हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो अगर आपने पॉपुलेशन को P0 से, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ को आपने P0 से शो किया है, तो 5 ईयर में 2P0 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब जहाँ जहाँ पर P5 है वहाँ पर 2P0 लिख दे, सिंपल सा काम किया। वहाँ पर P0 हमने लिख दिया, 2P0 लिख दिया। यहाँ पर 2P0 इज इक्वल टू 2E की पावर 5 के आ गया, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। ओके, तो हमारे पास P0 इज इक्वल टू ई की पावर के। अब पुट हमने क्या करना है, पुट करना है P0 इज इक्वल टू 2, ऊपर हमने लिखा भी हुआ है कि डबल होना। तो जब आपने इसको यहाँ पर 5 आना था, ये मैं 5 लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर P0 इज इक्वल टू ई की पावर 5 के है। ठीक है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, जब आप ln बोथ साइड पे लेोगे तो इसके बाद ये वाला जो लाइंस में स्टेप लिखे हुए हैं ना, ये है। तो लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि जब आपके पास पावर होती है तो पावर को आप स्टार्ट में लिख देते हो, और सिंपल जो आपके पास वेरिएबल या जो भी होता है उसका आपने लॉग ले लेना होता है। तो लॉग ई जो है वो हमारे पास इक्वल टू 1 होता है, तो ln2 इज इक्वल टू 5 के आ गया, तो के हमारे पास ln2 ओवर 5 आ गया। ln2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और डिवाइड कर देना 5 के साथ, तो के की वैल्यू आपके पास कुछ ये आ जाएगी। अब आपने इस के की वैल्यू को कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन जो आपके पास ये वाली है, इक्वेशन 2 में P ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर के टी। आपके पास P ऑफ टी पी नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू सॉरी फाइंड आउट होगी, के की वैल्यू ऊपर लिख देनी है, और ये आपके पास रिलेशन P ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर 0.13863t आ जाएगा। अब हम एजम्पशन करते हैं, कहते हैं लेट T1 बी द टाइम टेकन
द पॉपुलेशन टू ट्रिपल, पुट 3p0 इज इक्वल टू pt इन इक्वेशन 2। जहाँ पर p0 है, मतलब अब वो कह रहा है कि जी 3 साल बाद ट्रिपल पॉपुलेशन कितनी देर में होगी। तो उसके लिए हमने p0 को ट्रिपल करना है ना, तो p0 ट्रिपल करेंगे तो 3p0 हो जाएगा इज इक्वल टू p ऑफ t। तो p ऑफ t की वैल्यू हमारे पास क्या निकली हुई है, p0 e की पावर 0.1386 t1। ठीक है, टाइम की जगह पर हम t1 ले लेते हैं। अब हम इनका दोनों साइड्स पे लॉग लेते हैं। लॉग लेने से ये ln इस e के साथ कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी और सिंपल ln भी आपके साथ आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप खराब हो गया। मतलब पावर हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए पावर को स्टार्ट में ले आए और सिंपल का हमने लॉग ले लिया और सिंपल का लॉग हमारे पास 1 होता है। तो t1 हमारे पास जो है ना अप्रोक्सीमेटली वो 8 ईयर निकल आएगा। गिवन p3 हमारे पास क्या है जी, वो कह रहा है कि जी 10,000 ईयर है, मतलब कि 10 साल बाद आपने उसके ट्रिपल 10,000 है तो उसका ट्रिपल निकालना है ना। तो p3 की जगह पर आपने जो है वो 10,000 वैल्यू पुट कर देनी है और बाकी सेम इक्वेशन रहने देनी है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास p0 जो है वो कुछ ये वाली वैल्यू देगा। p0 अप्रोक्सीमेटली 6598, मतलब 6598। अच्छा, अब हमने ट्रिपल पी भी फाइंड आउट कर लिया, मतलब कि ट्रिपल वैल्यू कब होनी है वो तकरीबन उसने ऊपर ईयर्स बता दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स में। ठीक हो गया। अब हमारे पास वो कह रहा है कि 30 ईयर में कितनी आबादी होगी आपके पास। तो 30 ईयर्स जो है वो आपके पास सिंपल सी बात ये है कि जहाँ पर आपके पास p0 की वैल्यू है वो आपने लिख देनी है और pt किसके इक्वल करना है, हमने 30 के इक्वल करना है। तो p0 की वैल्यू और e की वैल्यू ली और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर ये वाला आ जाएगा। मतलब 42, 22 और 79। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। अल्लाह हाफिज़।